सेकंड ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये जो विज्ञापन है ये 5 अप्रैल को जारी किया गया था और अलग अलग विषयों के अलग अलग पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब कुल जो ये पद हैं इन पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी कि ये पद अस्थायी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेजी के पदों की। तो अंग्रेजी के कुल पद है 1668। इसके बाद है हिंदी। हिंदी के कुल पद हैं 1298। फिर है गणित के पद है 1613। उसके बाद संस्कृत के कुल पद है 1800। विज्ञान के 1565। सामाजिक के 1640। पंजाबी के 70 और उर्दू के 106 पद हैं। इनका वर्गीकरण दिया हुआ है सामान्य क्षेत्र के अलग अलग, टीएसपी क्षेत्र के अलग, शहरी या जनजाति के अलग, और साथ ही साथ सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, इसी प्रकार से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए और एसबीसी के लिए, इन सब के लिए पदों का अलग अलग वर्गीकरण जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे क्या इसके अंदर लिखा हुआ है वो सब पढ़ लेते हैं एक बार। 8 पदों में पदों का आरक्षण संभागवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दर्शाया गया है। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों से संबंधित अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। यानी कि टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही पदों के दोनों ही के रिक्त पदों के अनुसार जो है वो अपने आवेदन कर सकते हैं। प्रेफरेंस उनको देनी पड़ेगी कि किसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि किसी विशेष वर्ग में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसे अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि किसी विशेष वर्ग में अगर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है, पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो उनको आगे के 3 साल के लिए उन पदों को आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी उसके संबंधित अभ्यर्थी मिलेंगे उनको एक तरीके से वेटिंग लिस्ट करके उनको भरा जाएगा और 3 साल बाद फिर उन पदों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा, जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों का सामान्य प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो 3 साल के लिए अग्रिम कर दिया जाएगा उसको आगे से आगे, लेकिन जो विशेष ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसबीसी, इनकी अगर छात्र नहीं मिलते हैं तो फिर इनको सामान्य भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अथवा विधवा के लिए आरक्षित रिक्तियों को तलाकशुदा महिलाओं से इत्यादि से भरा जाएगा। यानी कि अगर इनमें से या तो विधवा या फिर तलाकशुदा दोनों में से अगर कोई भी रिक्त पद रह जाते हैं तो उनको एक दूसरे से भर दिया जाएगा और दोनों ही कंडीशन में उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग के अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी।
एवं पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी, जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। ठीक है, आगे उसको अग्रणित नहीं की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो सभी विषयों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज द्वारा, यूजीसी एफिलेटेड किसी भी कॉलेज द्वारा, और बीएड यानी कि एजुकेशन में डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। विज्ञान विषय की अगर बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिग्री ऑफ डिप्लोमा, डिग्री इन सब सब्जेक्ट में डिग्री और डिप्लोमा दोनों में से कोई एक हो इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सामाजिक विज्ञान के लिए जो सामाजिक के जो विषय होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसफी, इन सब में और एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ अंतिम वर्ष में शामिल हुआ कोई भी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि फॉर्म भर सकता है, लेकिन परीक्षा जो परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा, इससे पहले वो एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद वेतन का रनिंग पे बैंड क्या है, तो सेकंड ग्रेड के लिए L11 लेवल 11 जो है, जो कि पे ग्रेड 4200 है, उसके लिए, और पर्यवेक्षक काल जो होगा यानी कि प्रोबेशन जो पीरियड होगा उसके अंदर मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा, यानी कि एक फिक्स वेतन दे होगा 2 साल। उसके बाद फिर उसको सभी प्रकार के भत्ते मिलेंगे। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब छूट की अगर बात करें तो SC, ST, OBC, SBC और EWS इन सब में अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट। इसके अलावा महिलाओं की 10 वर्ष की छूट, और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, अनारक्षित जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट। और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ठीक है, उसके बाद NCC वगैरह के अगर है तो उसमें अतिरिक्त छूट मिले। प्रमाणित आयु अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो कि निर्धारित आयु सीमा में समझा जाएगा। यानी कि कैडेट इंस्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितना सेवा उसने NCC में की होगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्र के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान और तिथि आपको बाद में सूचित की जाएगी। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे प्रश्न, और इसका पाठ्यक्रम जो है वो अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन की तिथि 11 तारीख से शुरू होकर के 10 मई तक आवेदन रात 12 बजे तक लिए जाएंगे। और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रपत्र को भरने से संबंधित दिशा निर्देशों, यानी कि ऑनलाइन इसके आवेदन भरे जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित
सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की तिथि पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव के बाद में विचारणीय होंगे। अर्जित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी को OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। अगर वो संशोधित करना चाहता है तो अंतिम तिथि जो भी आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक है उसके 10 दिन के भीतर 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन में संशोधन कर सकता है। उसके बाद कोई भी जो भी त्रुटि रह जाएगी उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा और उसके बाद कोई भी उसका संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि आयोजन की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि का संशोधन किया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा होगी उससे 45 दिन पूर्व एक बार एडिशन के लिए यानी कि जो भी एडिट करना होगा उसके लिए 10 दिन के लिए खोला जाएगा ताकि कोई भी संशोधन हो तो वो कर सके। इस प्रकार किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि किए गए संशोधन की पुष्टि OTP के माध्यम से की जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और परीक्षा के आयोजन के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पेपर की स्कीम दी हुई है। पेपर फर्स्ट जो है वो टोटल मैक्सिमम 1200 मार्क्स का होगा। समय जो है वो 2 घंटे का रहेगा। 100 प्रश्न उसके अंदर होंगे। पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी? ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जर्नल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जर्नल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब इसके अंदर फर्स्ट पेपर में शामिल होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और रॉन्ग आंसर के अंदर गलत उत्तर भी शामिल होगा और मल्टीपल अगर आपने आंसर दिए तो वो भी गलत उत्तर के अंदर ही शामिल किए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 40% मार्क्स जरूरी है। शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5% की छूट दी गई है, यानी कि 35% उनके लिए। जो पेपर सेकंड होगा, दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट का होगा, ये फर्स्ट पेपर तो जर्नल पेपर होगा, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा, वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न उसके अंदर होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और नेगेटिव मार्किंग का वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी फॉलो की जाएंगी। इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ आएगी? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का आएगा सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का मैटर भी आएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि टीचिंग मेथड्स भी इसके अंदर आएंगे। सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर्स RPSC द्वारा इसके पेपर जो है वो अभी देखो इसमें परीक्षा शुल्क क्या है। सामान्य वर्ग का और क्रीमी लेयर के अनपिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए 350 रुपये। नॉन क्रीमी लेयर के OBC के, SBC के और EWS के विद्यार्थी हैं उनके लिए 250 रुपये। इसके अलावा निःशक्त जन, SC ST और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये और TSP के जो भी SC ST और 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जाति के जो आवेदक हैं उनको भी 150 रुपये उनके लिए फीस रहेगी। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण बिंदु। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल ID अंकित करे जिससे कि परीक्षा साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना
या तो SMS या ईमेल के माध्यम से वो उस नंबर पर चाहता है। अगर ऐसा नंबर, अगर आप उस नंबर को बदल देते हैं या बंद कर देते हैं, नेटवर्क संबंधी कोई भी इश्यू होता है, तो उसके लिए विद्यार्थी खुद जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें और दी हुई हैं। देखिए साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी या विधवा और परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको जिस दिन अंतिम दिनांक परीक्षा फॉर्म भरने की है, उस दिन तक उनका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। इस तरीके का शपथ पत्र उनको देना होगा कि अभी तक उनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है, अदरवाइज फिर वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। इसके अलावा सत्यापन की प्रक्रिया दी हुई है। ये जो कंप्लीट आवेदन का ये जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको RPSC की साइट पर उपलब्ध है ये। और यदि आपको इसको देखना है तो ऑल एजुकेशन प्लेनेट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर भी इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। किसी भी हाँ, तो बस अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। तो ये हो गया है आपका कंप्लीट। तो इसका अगर आपको PDF देखना है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बता दिया है, ऑल एजुकेशन प्लेनेट, ALLEDUCATION प्लेनेट PLANET। जाकर के सर्च कर लीजिएगा, जो नेम है सेम नेम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।